नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी साथियों का एक स्मार्ट स्टडी पर। साथियों, आरआरबी ग्रुप डी एग्जाम 2025 के लिए आज जनरल साइंस के बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देखेंगे और ये सारे क्वेश्चन एनसीईआरटी के क्वेश्चंस हैं। बात करें साथियों, ज़्यादा पुराना क्वेश्चंस नहीं करवा रहा हूँ मैं, अभी आपको लेटेस्ट पैटर्न पर करवा रहा हूँ, यानी 2022 से अभी 2025 तक जो रेलवे के पेपर्स हुए हैं, ठीक है, उनमें जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं साइंस के, उन क्वेश्चनों को आज इस वीडियो में देखेंगे। यानी हम कह सकते हैं कि पिछले 3 से 4 साल या 5 साल, पिछले 5 साल के जो रेलवे में पूछे गए क्वेश्चंस हैं साइंस के, उन क्वेश्चनों को इस वीडियो में देखेंगे, जो कि आपके साथियों लेवल 1 एग्जाम यानी ग्रुप डी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा। आपको पता है कि आपका ग्रुप डी का पेपर जो है ना, वो 17 नवंबर से स्टार्ट है और जो कि दिसंबर के एंड तक आपका पेपर चलेगा। और मैं रेगुलरली आपको डेली साइंस का क्लास, करंट अफेयर्स का क्लास करवा रहा हूँ, उसका मैंने प्लेलिस्ट भी बना दिया है। अगर आपका कोई क्लास छूट गया है तो जाकर देख सकते हैं। चलिए बिना देरी किए शुरू करते हैं साथियों, देखते हैं उन क्वेश्चनों को जो कि पिछले 5 साल में सबसे ज़्यादा बार रिपीट हुए हैं। ठीक है, ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन है, प्रतिरोध की SI इकाई क्या होती है? प्रतिरोध की SI इकाई क्या होती है? तो भाई देखिए, प्रतिरोध का जो SI मात्रक होता है वो होता है साथियों ओम। ओम इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। कूलम की बात करें तो आवेश का SI मात्रक होता है कूलम, ठीक है। यहाँ पर न्यूटन की बात करें तो बल का SI यूनिट होता है न्यूटन, याद रखना, ठीक है। आगे देखिए, अगला क्वेश्चन जो है भाई नेक्स्ट है, नकारात्मक त्वरण निम्न में से किसकी दिशा के विपरीत होता है? ये क्वेश्चन मैंने पहले पढ़ाया था आपको। तो नकारात्मक त्वरण जो है ना, निम्न में से किसके विपरीत किसकी दिशा के विपरीत होता है? तो याद रखना वेग यानी वेलोसिटी की, ठीक है। तो वेग इस क्वेश्चन के लिए आपका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट है। सभी साथियों को याद रखना है। अगला है 1 किलोवाट घंटा। आप यहाँ पढ़िए, 1 किलोवाट बराबर क्या होता है, या 1 किलोवाट घंटा का मान कितना होता है? देखिए, 1 किलोवाट बराबर क्या होता है साथियों? तो याद रखना 3.6 इंटू 10⁻⁶ जूल, ये आपको याद रखना है। यानी ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। याद रखिएगा, 1 किलोवाट घंटा का मान कितना होता है? 3.6 इंटू 10⁻⁶ जूल। ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा बार रिपीट होता है, याद रखिएगा। आगे देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका, ये साथियों ऐसे क्वेश्चंस मैंने लिया है अभी, जो कि साथियों देखिए 2022 के ग्रुप डी में, ठीक है। इसके अलावा अभी 2018-19 वाला जो ALP था, ग्रुप डी था, टेक्नीशियन था, उसमें 2024 के ALP टेक्नीशियन में, ठीक है, और अभी 25 के NTPC में जो क्वेश्चन सबसे ज़्यादा बार पूछे गए हैं ना साइंस के, उन क्वेश्चनों को ऐड करके बहुत ज़्यादा रिसर्च और एनालिसिस के साथ आपको करवा रहे हैं। ध्यान से देखिएगा, ये क्लासेस जो मैं करवा रहा हूँ आपको, इससे पहले भी जो क्लासेस करवाए हैं जाकर देख लेना प्लेलिस्ट से उठा के। अगला क्वेश्चन है साथियों, ऑक्टेव्स। देखिए, ऑक्टेव्स वर्गीकरण के न्यूलैंड्स लॉ में निम्न में से कौन सा अंतिम तत्व है? तो भाई ऑक्टेव्स, देखिए ऑक्टेव्स वर्गीकरण के न्यूलैंड्स लॉ यानी न्यूलैंड्स ने जो अष्टक नियम दिया था, उस नियम के अनुसार कौन सा अंतिम तत्व है? तो याद रखना थोरियम। एक चीज़ मैं यहाँ बता दूँ, अभी जो आपका 2024 में पेपर हुआ था ALP और टेक्नीशियन का, उसमें ये जो साथियों आपका चैप्टर है ना साथियों, पीरियोडिक टेबल वाला, इससे कोई भी क्वेश्चन नहीं पूछा गया था, जो कि नए NCERT जो है उससे इस चैप्टर को हटा दिया गया था। तो ये जो क्वेश्चन है, मैंने 1-2 क्वेश्चन ऐसे हैं आपके मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के या फिर पीरियोडिक टेबल के, जो कि साथियों मैंने ऐड किया है। वो क्वेश्चन आपके NTPC में पूछा गया था, इसीलिए मैंने ऐड कर दिया है। 1-2 क्वेश्चन हो सके तो आपसे पूछ ले, इसीलिए मैंने ये ऐड कर दिया था, ठीक है। हालांकि ये हटा दिया गया है, नहीं पूछा है 2024 में, तो मुझे लगता है ग्रुप डी में भी नहीं पूछेगा ये चैप्टर। अब फिर भी मैं 1-2 क्वेश्चन आपको करा ही देता हूँ ऐड करके। देखिए, ऑक्टेव्स वर्गीकरण के न्यूलैंड्स लॉ में निम्न में से कौन सा तत्व अंतिम है? तो थोरियम जो है ये अंतिम तत्व है न्यूलैंड्स के अष्टक नियम के अनुसार। अगला क्वेश्चन है, पानी को ब्लीचिंग पाउडर। देखिए भाई, पानी को ब्लीचिंग पाउडर में मिलाने पर कौन सी गैस निकलती है? ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जब पानी को, ठीक है, पानी को हम ब्लीचिंग पाउडर यानी CaOCl2 के साथ मिलाते हैं तो इसमें कौन सी गैस बाहर निकलती है? तो इसमें क्लोरीन गैस जो है ना, ये बाहर निकल जाती है, याद रखना। करेक्ट आएगा ऑप्शन नंबर बी, क्लोरीन गैस निकलती है, याद रखना। इससे क्लोरीन, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन है, अलैंगिक प्रजनन लैंगिक प्रजनन से भिन्न है। अलैंगिक प्रजनन में क्या होता है, यही पूछा जा रहा है। हालांकि आपको ये याद रखना है कि जो अलैंगिक प्रजनन होता है लैंगिक प्रजनन से भिन्न होता है। आपको बताना है अलैंगिक प्रजनन में क्या होता है। देखिए, अलैंगिक प्रजनन जो है ना साथियों, इसमें नए जीव
जनक माता पिता के समान होते हैं। ठीक है, यानी माता पिता के आनुवांशिक लक्षण जो है उनकी संतानों में देखने को मिलते हैं अलैंगिक प्रजनन में। यहाँ आपका करेक्ट आएगा ऑप्शन नंबर सी। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना। अगला क्वेश्चन है सर्च लाइट का परावर्तक कौन सा है। ये क्वेश्चन सारे क्वेश्चन रेलवे के PYQ क्वेश्चन है, अभी लास्ट 4 से 5 साल में पूछे गए क्वेश्चंस। ध्यान से देखिएगा, सर्च लाइट का परावर्तक कौन सा है ये पूछा जा रहा है। देखिए सर्च लाइट का परावर्तक होता है साथियों अवतल दर्पण, यानी सीधे सीधे अगर बात करें तो सर्च लाइट में कौन सा दर्पण होता है, याद रखना अवतल दर्पण होता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देखिएगा रेनवियर के नोड्स सूक्ष्म रिक्त स्थान होते हैं जो कि किसमें पाया जाता है। तो रेनवियर के नोड सूक्ष्म रिक्त स्थान होते हैं जो कि किनमें पाया जाता है, तो करेक्ट आएगा माइलिन कृत एक्सोन। ठीक है, माइलिन कृत एक्सोन में ये पाए जाते हैं। ये क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है निम्न में से किस अभिक्रिया द्वारा उच्च प्रतिक्रिया वाली धातुओं का निष्कासन होता है। बताइए, निम्न में से किस अभिक्रिया द्वारा उच्च प्रतिक्रिया वाली धातुओं का निष्कासन किया जाता है, तो करेक्ट आएगा इलेक्ट्रोलाइसिस विधि के द्वारा या इलेक्ट्रोलाइसिस अभिक्रिया के द्वारा। राइट आएगा ऑप्शन नंबर सी इलेक्ट्रोलाइसिस। अगला क्वेश्चन है जब एक परिपथ में कई प्रतिरोध श्रृंखला यानी सीरीज में जुड़े हुए होते हैं तो करंट का मान क्या होता है। देखिए सीरीज में पूछा है साथियों, यानी श्रृंखला में जब जुड़ा होता है ना, ये समांतर क्रम जिसको आप बोलते हैं, समानांतर क्रम में जब ये जुड़ा होता है तो ये किस प्रकार, तो इसके करंट का मान कैसा होता है। देखिए समानांतर क्रम में जो करंट का मान होता है ना वो एक समान होता है, याद रखना एक ही रहता है। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। यहाँ श्रृंखला की जगह अगर श्रेणी क्रम आपसे पूछा जाता ना, तो श्रेणी क्रम में क्या होता है, करंट का मान आधा हो जाता है, याद रखना। दोनों बातें याद रखेंगे। तो यहाँ श्रृंखला में पूछा था इसीलिए इसका आंसर हम करेंगे करंट का मान एक ही रहता है। अगला है एक उत्तल दर्पण जिसकी फोकस लंबाई f है को एक द्रव, यानी ये एक द्रव है, इसमें डुबाया जाता है तो द्रव में दर्पण की फोकस लंबाई क्या होगी। अब यहाँ पर एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट बात बता रहे हैं साथियों, अपने दिमाग में इसको डाल लीजिए कि द्रव माध्यम में डुबाने से दर्पण के आकार या वक्रता त्रिज्या में कोई भी परिवर्तन नहीं होता है। इसीलिए उत्तल दर्पण की फोकस दूरी द्रव में उतना ही रहती है जितना कि वो हवा में है। तो हवा में फोकस लंबाई कितनी है, f है ना ये। तो भाई f की जगह पर अगर कुछ भी होता है ना तो वही रहता, यानी इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, द्रव में दर्पण की फोकस लंबाई जो हवा में है उतनी ही होगी, चाहे उसको कोई सा भी द्रव में डुबो दिया जाए। तो यहाँ फोकस लंबाई f है, तो इसका आंसर जो है ना दर्पण की फोकस लंबाई भी f ही होगा, याद रखना ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। जो ये साथियों क्वेश्चन जिन्होंने भी सेट किया था ना, आपके दिमाग को टेस्ट करने के लिए किया था, और ऐसे क्वेश्चन आए दिन बार बार पूछा जाता है, याद रखना। आगे देखिए संवेग को किसके गुणनफल के रूप में व्यक्त किया जाता है। अब देखिए संवेग बराबर क्या होता है, तो m इंटू वी। ठीक है, m यानी द्रव्यमान और v यानी आपका वेग होता है, वेलोसिटी होता है। तो यहाँ आपका करेक्ट आएगा द्रव्यमान और वेग के बीच गुणनफल को व्यक्त किया जाता है संवेग में। ठीक है, संवेग की SI इकाई बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, याद रखना संवेग का जो SI मात्रक होता है वो होता है kg गुने मीटर पर सेकंड। ये आप याद रखना, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, आगे देखिए अगला क्वेश्चन है वे पौधे जिनमें पौधे के विभिन्न भाग उपस्थित नहीं होते हैं वे किस समूह से संबंधित हैं। तो भाई वे पौधे जिनमें पौधे के विभिन्न भाग उपस्थित नहीं होते हैं वे थैलोफाइटा समूह से संबंधित है, याद रखना थैलोफाइटा करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। अगला निम्न में से कौन सा अम्ल लाल चींटियों में उपस्थित होता है। लाल चींटी जब डंक मारती है तो उसके डंक में कौन सा अम्ल पाया जाता है, फॉर्मिक एसिड पाया जाता है, फॉर्मिक अम्ल। करेक्ट आएगा ऑप्शन नंबर ए फॉर्मिक अम्ल। अगला एक परमाणु में न्यूट्रॉनों की संख्या किसके बराबर होती है। अब देखिए एक परमाणु में न्यूट्रॉनों की जो संख्या होती है ना साथियों, वो द्रव्यमान संख्या माइनस परमाणु संख्या के बराबर होती है। यानी द्रव्यमान संख्या को जब परमाणु संख्या से माइनस करेंगे ना, या द्रव्यमान संख्या को जब हम परमाणु संख्या से घटाएंगे तो जो मान निकलेगा वही इन न्यूट्रॉनों की संख्या होगी। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, ध्यान से देखिए, निम्न में से कौन सी धातु केरोसिन तेल में संग्रहित होती है। बताइए इनमें से किस धातु को केरोसिन के तेल में डुबो कर रखा जाता है, सोना, सोडियम, तांबा या प्लेटिनम। ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, मुझे नहीं लगता है इसका आंसर आप में से किसी को भी नहीं पता होगा, सभी जानते हैं। तो इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में बता दीजिए, यही आपका होमवर्क का क्वेश्चन रहेगा इस क्लास का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 है,
20 सेंटीमीटर की वक्रता के त्रिज्या वाले एक अवतल दर्पण की फोकस दूरी क्या होगी। अब देखिए फोकस दूरी बराबर क्या होता है, r/2 होता है। r यानी वक्रता त्रिज्या, ठीक है, f यानी फोकस दूरी, तो फोकस दूरी बराबर r/2। तो यहाँ वक्रता त्रिज्या दिया हुआ है 20 सेंटीमीटर, तो 20/2 जब हम करेंगे और इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये 10 सेंटीमीटर का मान देगा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 10 सेंटीमीटर। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। सिंपल सा फॉर्मूला है, फोकस दूरी निकालना जब भी बोले r/2 करना है। r यानी वक्रता त्रिज्या का मान 20 दिया हुआ है, इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो ये 10 सेंटीमीटर आएगा। इससे आसान नहीं हो सकता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है 5 मीटर पर सेकंड की गति से गतिशील 22 kg वजन वाली वस्तु की गतिज ऊर्जा कितनी होगी। गतिज ऊर्जा की बात करें तो गतिज ऊर्जा यानी काइनेटिक एनर्जी का सूत्र होता है हाफ इंटू mv², ठीक है। ये जो है गतिज ऊर्जा का सूत्र होता है हाफ इंटू mv²। तो यहाँ पर हाफ लिखेंगे हम, आधा, ठीक है। m यानी साथियों द्रव्यमान का मान यहाँ कितना दिया हुआ है, तो 22 kg दिया हुआ है। और यहाँ पर v² यानी वेलोसिटी, वेग कितना दिया हुआ है आपका यहाँ 5 मीटर पर सेकंड, तो 5 का स्क्वायर करेंगे तो 5 5 25, चलिए 5 इंटू 5 लिख देते हैं, आपको आसानी होगा समझने में। जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो कितना माल निकल के आएगा, यही आपका आंसर होगा। तो इसको हम काट देते हैं भाई, इसको जब हम काटते हैं तो ये 11 आता है, इधर 25 होता है, 11 5 55, और 55 को जब 5 से हम मल्टीपल करते हैं तो 275 आता है, यानी 275 जूल इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। मज़ा आ रहा है ना। अगर मज़ा आ रहा है तो वीडियो को लाइक करना, बिल्कुल सरल कर दूंगा आपके लिए, देखते ही आंसर करोगे सेंटर में। अगला क्वेश्चन है, यदि आप एक दर्पण में देखते हैं और पाते हैं कि प्रतिबिंब आपसे छोटा है तो दर्पण किस प्रकार का है। देखते हो ना, जो गाड़ी होती है, मोटर कार हो, मोटरसाइकिल हो, उसका जो साइड मिरर होता है, साइड में जो मिरर होता है उससे आप पीछे की वस्तुओं को आसानी से देख सकते हो। बड़ी बड़ी गाड़ी छोटी छोटी दिखाई देती है। इसका कारण क्या है, क्योंकि वो दर्पण जो होता है वो उत्तल दर्पण होता है। तो जाहिर सी बात है जब आप अपने आप को उत्तल दर्पण में देखोगे तो ही आप छोटे नजर आओगे। तो इसका करेक्ट आंसर होगा उत्तल दर्पण। चलिए आगे देखिए, क्वेश्चन है, एक कंडक्टर का प्रतिरोध किसके व्युत्क्रमानुपाती होता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना। एक कंडक्टर का जो प्रतिरोध होता है ना, ये अनुप्रस्थ भाग के क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती होता है, यानी करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अनुप्रस्थ भाग का क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। अगला, थायरॉक्सिन के संश्लेषण के लिए निम्न में से क्या आवश्यक है। तो भाई थायरॉक्सिन के संश्लेषण के लिए क्या आवश्यक है, याद रखना आयोडीन। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है, आयोडीन। निम्न में से किसने रासायनिक संयोजन के 2 महत्वपूर्ण नियमों की स्थापना करके रासायनिक विज्ञान की नींव रखी थी। बताइए, फादर ऑफ केमिकल साइंस या केमिस्ट्री किसको कहा जाता है। करेक्ट आएगा ऑप्शन नंबर सी, एंटोइन एल लोवेजियर को, याद रखना। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, धातुएं अम्लों के साथ अभिक्रिया द्वारा क्या उत्पन्न करती हैं। भैया जो धातु होती है ना, धातु अम्ल के साथ अभिक्रिया करके क्या उत्पन्न करती है, याद रखना लवण और हाइड्रोजन गैस, यानी करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। आगे देखिए, क्लोरीन गैस का उपयोग निम्न में से किसके निर्माण में किया जाता है। तो साथियों क्लोरीन गैस का उपयोग जो है ना किसके निर्माण में हम करते हैं भाई। देखो यहाँ आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, याद रखिएगा ब्लीचिंग पाउडर के। ब्लीचिंग पाउडर का सूत्र मैंने अभी आपको बताया था, CaOCl2 होता है, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड इसका रासायनिक नाम होता है। इसको कैल्शियम हाइपोक्लोराइड के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। आगे देखिए अगला क्वेश्चन जो है आपका, देखिए 4 kg वजन की एक वस्तु स्थिर स्थिति में है, ठीक है। निरंतरण बल लगाने पर वह 5 मीटर पर सेकंड की गति प्राप्त करती है, तो बल द्वारा किया गया कार्य क्या होगा। आप देखिए वजन, वस्तु जो है ना वह 4 kg वजनी है और स्थिर स्थिति में है, लेकिन जब उस पर निरंतरण बल लगाया जाता है तो उसमें 5 मीटर पर सेकंड की गति आ जाती है। तो भाई जब ये गति आ जाएगी तो ये गतिज ऊर्जा में परिवर्तित हो जाएगा, और जब गतिज ऊर्जा में परिवर्तित हो जाएगा तो ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है, हमें सीधे काइनेटिक एनर्जी का मान निकालना है, जो कि मैंने बताया हाफ होता है mv²। m का मान यानी द्रव्यमान का मान 4 और v² यानी 5 ही 25 हो जाएगा। यानी जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो इधर 2 बचेगा और 25 को 2 से मल्टीपल करेंगे तो 50 जूल इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का करेक्ट है। इसी तरह एग्जाम सेंटर में भी आपको उड़ा देना है, बिल्कुल। साथियों देखिए, अगर आपको क्लास पसंद आ रहा है ना तो वीडियो को लाइक जरूर करना। आपके लिए दिन रात मेहनत करके क्वेश्चन सेलेक्ट करते हैं, एनालिसिस करते हैं, उसके बाद आपको क्वेश्चंस करवाते हैं। तो वीडियो को एक लाइक करना जिससे हमें भी मोटिवेशन मिले, और वीडियो को शेयर करा करिएगा दोस्तों के साथ। निम्न में से कौन बढ़ते भ्रूण के लिए पोषक उत्तक का कार्य करता है।
तो भाई बढ़ते हुए भ्रूण के लिए पोषक उत्तक का कार्य कौन करता है? देखिए करेक्ट होगा एंडोस्पर्म। अंडा से आंसर मत कर देना, बीजांड में आंसर मत करना, एंडोस्पर्म इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। पहले क्वेश्चन पढ़ लेना। क्वेश्चन में बोला गया है बढ़ते भ्रूण के लिए पोषक उत्तक का कार्य कौन करता है? याद रखना एंडोस्पर्म। खाद्य पदार्थों में दुर्गंध आने का मुख्य कारण वसा और तेलों का क्या है? देखिए खाद्य पदार्थों में दुर्गंध आने का मुख्य कारण वसा और तेलों का ऑक्सीकरण होता है साथियों। जब वसा और तेलों का ऑक्सीकरण हो जाता है ना, तब खाने वाले पदार्थों में दुर्गंध आने लगता है, गंध आने लगता है। याद रखना ऑक्सीकरण करेक्ट होगा ऑप्शन नंबर बी। निम्न में से कौन सा प्रकृति में कभी अकेले नहीं होता है? इससे पहले भी साइंस की जितनी भी क्लासेस करवाई हैं ना अभी, वो वही इसी टाइप के बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, जाकर देख लेना। जिनका भी छूट गया है फिर से बता रहा हूँ, देख लेना। जो प्लेलिस्ट में करेंट अफेयर्स और जनरल साइंस का जो प्लेलिस्ट बनाए हैं अभी ग्रुप डी के लिए स्पेशली, उनमें जितनी भी क्लासेस हैं, ठीक है। अभी ज़्यादा क्लास आपका नहीं छूटा होगा क्योंकि रिसेंटली ही क्लासेस शुरू किए हैं, तो जाकर देख ही लेना। निम्न में से कौन सा प्रकृति में कभी अकेला नहीं होता है? भाई इनमें से कौन प्रकृति में कभी भी अकेला नहीं होता है? याद रखना बल। बल जो है ना भाई, ये प्रकृति में कभी अकेला नहीं हो सकता। ये किसके अनुसार? तो न्यूटन साहब के अनुसार, न्यूटन के थर्ड नियम के अनुसार जो है ना, प्रकृति में कभी भी बल अकेले नहीं हो सकता। याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए अगला है, यदि क्रिप्टॉन की परमाणु संख्या 36 है तो उसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कर दीजिए ना। सिंपल सी बात है यार, 2, 8 उसके बाद 18, 36 परमाणु संख्या है ना, तो इधर हो गया आपका 10 और 18 हो गया आपका यहाँ कितना 28 और 8 कितना हो गया 36। तो यही श्रृंखला होता है जो कि यही सही रूप से लिखा हुआ है। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। निम्न में से कौन सी गैस बायोगैस संयंत्र में उत्पन्न नहीं होती है? अब बायोगैस में मुख्य रूप से होता है मीथेन, इसमें मीथेन होता है, हाइड्रोजन होता है, कार्बन डाइऑक्साइड होता है, लेकिन इसमें जो है ना साथियों कार्बन मोनोऑक्साइड नहीं होता है। तो भाई ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। बाकी मीथेन भी होता है, हाइड्रोजन सल्फाइड भी होता है, कार्बन डाइऑक्साइड भी होता है। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी कार्बन मोनोऑक्साइड। यदि इनमें से कौन सा प्रजनन शामिल हो तो और अधिक विविधता उत्पन्न हो जाएगी? देखिए साथियों सबसे अधिक विविधता किसमें उत्पन्न होती है? लैंगिक प्रजनन में। याद रखना ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा लैंगिक प्रजनन में, यानी करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। मैंने अभी आपको बताया था इसी क्लास में, जो अलैंगिक प्रजनन होता है उसमें क्या होता है कि बच्चे जो होते हैं भाई माता पिता के आनुवांशिक रूप से, देखिए माता पिता के ही समान होते हैं आनुवांशिक रूप से जो बच्चे होते हैं अलैंगिक प्रजनन में, लेकिन जो लैंगिक प्रजनन होता है ना इसमें अधिक विविधता उत्पन्न होती है। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। अगला, दांतों में सड़न शुरू हो जाती है जब पीएच मान किससे कम होता है? तो भाई दांतों का सड़न या क्षय शुरू हो जाता है जब पीएच मान 5.5 से कम होने लगता है। याद रखना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आगे देखिए, ऊपर उठाए गए हथौड़े के पास क्या होता है? मान लेते एक हथौड़ा है, आपने उठा के रखा है, केवल उठा के रखा है, तो उसमें कौन सी ऊर्जा होगी? इसमें स्थितिज ऊर्जा होगी। यही अगर आपसे पूछता उठाए गए नहीं चलता हुआ हथौड़ा में कौन सी ऊर्जा होगी? तो इसमें गतिज ऊर्जा होगी, है ना। चलिए आगे देखिए, m द्रव्यमान के साथ चलती हुई वस्तु की गतिज ऊर्जा का मूल्य क्या होगा यदि इसकी गति v से बढ़ाकर 2v तक दोगुना कर दिया जाए? तो भाई जब इसकी गति दोगुना कर दिया जाएगा तब इसका जो गतिज ऊर्जा होगा वो भी तो 4 गुनी हो जाएगी ना। बिल्कुल ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा 4 गुनी। याद रखना। अगला, निम्न में से कौन सा एक अम्ल का गुण नहीं है? देखिए अम्ल नीले लिटमस को लाल कर देता है। जी भाई बिल्कुल सही है। अम्ल का स्वाद खट्टा होता है। बिल्कुल सही है। अम्ल का स्वाद कड़वा होता है? नहीं, ये गलत है। अम्ल का स्वाद कड़वा नहीं होता है, कड़वा क्षार का स्वाद कड़वा होता है। अम्ल क्षार के साथ मिलकर लवण बनाता है, यह भी सत्य है। तीनों सत्य है, ए बी और डी सही है, सी गलत लिखा हुआ है, यही आपको चुनना था। यही अम्ल का गुण नहीं है, यही आपका आंसर हो जाएगा। मानव नरों में मूत्र और वीर्य के प्रवाह के लिए एक ही मार्ग है जिसे क्या कहा जाता है? देखिए मानव नरों में मूत्र और वीर्य के प्रवाह के लिए एक ही मार्ग होता है जिसे मूत्र मार्ग कहा जाता है। ज़्यादा कंफ्यूज मत होना, ना मूत्र वाहिनी, ना शुक्र वाहिकी, ना ही डिंब वाहिनी। मूत्र मार्ग सीधे सीधे मूत्र मार्ग आपको आंसर करना है। अगला क्वेश्चन है, एम कक्षा में शामिल हो सकने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होती है? देखिए KLMN, ये 4 याद रखना, ठीक है। चारों की संख्या याद रखना ऐसे स्टार्टिंग से 1 2 3 4, ठीक है। और इसको निकालने का सूत्र होता है 2n²।
2n² ये फॉर्मूला है, ये निकालने का साथियों कक्षों में इलेक्ट्रॉनों की संख्या। तो ये सूत्र है। पूछा है m कक्ष में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं। n मतलब कक्षा, ठीक है, n मतलब कक्षा। ध्यान से सीखिए, जिंदगी में कभी भी नहीं भूलोगे, याद रखना KLMN 1 2 3 4, ठीक है। तो भाई 2n² इसका सूत्र होता है। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। कौन सी कक्षा में, n यानी m। सबसे पहले इस फॉर्मूला को हम लिखेंगे यहाँ पर 2 n यानी कौन सा पूछा है, m का मान कितना है 3 यानी 3 और स्क्वायर, 3 का स्क्वायर। चलिए इसको सॉल्व करिए बोर्ड मास से। 3 का स्क्वायर करिएगा तो कितना होगा, 3 × 3 कितना होता है 9 होता है ना, और इंटू इधर आपका 2 है, तो इनको जब हम सॉल्व करेंगे तो कितना होगा 9 दूनी 18 इसका आंसर हो जाएगा। तो यही इसका आंसर होगा 18। बताओ समझ में आया ना, भूलोगे नहीं, भूलोगे ना, बताओ कमेंट करके कि सर नहीं भूलेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है आपका, निम्न में से कौन एक एम्फोटेरिक ऑक्साइड है। इनमें से कौन सा एक एम्फोटेरिक ऑक्साइड का उदाहरण है। सीधे सीधे ये क्वेश्चन जब भी पूछता है आपको ऑप्शन में एल्युमिनियम ऑक्साइड जरूर देता है, वही आपको आंसर करना है। एल्युमिनियम ऑक्साइड जो है एक एम्फोटेरिक ऑक्साइड है। आगे देखिए उत्तक क्या होते हैं। देखिए भाई उत्तक क्या होते हैं, चलिए टिश्यू के बारे में आपको बताना है इन ऑप्शनों के अनुसार। ए में लिखा है वे कोशिकाएं जो मूल रूप से दिखने और कार्य करने में समान होती है, ये बिल्कुल सही है। वे कोशिकाएं जो मूल रूप से समान होती है परंतु दिखने और कार्य करने में भिन्न होती, नहीं गलत है। ऑप्शन नंबर ए उत्तक क्या होते हैं, वे कोशिकाएं जो मूल रूप से दिखने और कार्य करने में समान होती है, बिल्कुल सही है यार, ऑप्शन नंबर ए ही सही है, तो आगे पढ़ना भी नहीं है। आगे देखिए प्रारंभिक भारतीय दार्शनिक के अनुसार प्रत्येक वस्तु कितने मूल तत्वों से बनी होती है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो प्रारंभिक भारतीय दार्शनिक के अनुसार प्रत्येक वस्तु कितने मूल तत्वों से बनी होती है। कितने मूल तत्व भाई, याद रखना 5 मूल तत्वों से। आप पूछोगे सर वो कौन कौन से 5 मूल तत्व है, बता दीजिए। बिल्कुल बता देते हैं, वायु, पृथ्वी, अग्नि, अग्नि के अलावा आकाश और जल, ये 5 मूल तत्वों से बनी होती है, याद रखना। जितनी भी सजीव और निर्जीव वस्तुएं हैं सभी। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा 5। आगे देखिए अगला क्वेश्चन है, एक अल्कोहल का क्वथनांक है, देखिए एक अल्कोहल का क्वथनांक है 78 डिग्री सेल्सियस। इसको केल्विन पैमाने पर तापमान क्या होगा, मैंने सिखाया है ना कि जब भी केल्विन से माफ करना सेल्सियस से केल्विन में बदलना है तो जो सेल्सियस का मान होगा उसमें 273 जोड़ देना। तो 273 में 78 जब हम जोड़ेंगे तो 351 केल्विन निकल के आएगा, यानी ऑप्शन नंबर 20 क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा साथियों। आगे देखिए निम्न में से कौन सा मानव शरीर की गतिविधि के लिए मुख्यतः जिम्मेदार है। तो भाई बताइए निम्न में से कौन सा मानव शरीर की गतिविधि के लिए मुख्यतः जिम्मेदार होता है। देखिए तंत्रिका एवं पेशीय उत्तकों का संयोजन, बिल्कुल सही है, ऑप्शन नंबर है। तंत्रिका एवं पेशीय उत्तकों का संयोजन जो है मानव शरीर की गतिविधि के लिए जिम्मेदार है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। कोशिकांग, माइटोकॉन्ड्रिया किन में पाया जाता है। माइटोकॉन्ड्रिया कोशिकांग जो है ये किन में पाया जाता है, ये पूछा जा रहा है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। यूकैरियोटिक कोशिकाओं में, याद रखना यूकैरियोटिक कोशिकाओं में जो है ना माइटोकॉन्ड्रिया कोशिकांग पाया जाता है। माइटोकॉन्ड्रिया की खोज अल्टमैन ने की थी। माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का पावर हाउस कहा जाता है, याद रखना। कौन सा कोशिकांग केवल पादप कोशिका में पाया जाता है। देखिए इनमें से कौन सा कोशिकांग है जो केवल पादप कोशिका में पाया जाता है, करेक्ट आएगा प्लास्टिड, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है साथियों, प्लास्टिड। न्यूक्लियस की खोज किसने की थी। देखिए न्यूक्लियस की खोज किसने की थी, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा, रॉबर्ट ब्राउन ने, ठीक है। आगे देखिए नेक्स्ट है कपाल तंत्रिका कितनी जोड़ी होती हैं। तो भाई जो कपाल तंत्रिका होती है ना साथियों ये कुल मिला के 24 होती है, यानी 12 जोड़ी होती है, कुल मिला के 24 होती हैं, 12 जोड़ी आंसर करना है, ऑप्शन नंबर सी। मस्तिष्क कौन सी प्रणाली का एक हिस्सा है, बताइए। पाचन, परिसंचरण, अंतस्रावी या स्नायु। तो भाई मस्तिष्क जो है ना ये स्नायु प्रणाली का एक हिस्सा है, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा, स्नायु। कपाल तंत्रिका के प्रकार कौन से होते हैं। देखिए कपाल तंत्रिका के प्रकार उपयुक्त तीनों होते हैं, जैसे कि संवेदी तंत्रिका, प्रेरक तंत्रिका और मिश्रित तंत्रिका। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है साथियों, स्पाइनल कॉर्ड यानी कशेरुक रज्जु में से कितनी जोड़ी तंत्रिकाएं निकलती हैं। तो भाई स्पाइनल कॉर्ड यानी कशेरुक रज्जु में से कितनी जोड़ी तंत्रिकाएं निकलती हैं, तो 31 जोड़ी, यानी कुल मिला के 62, 31 जोड़ी, ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। अगला निम्न में से किसमें तंत्रिका तंत्र नहीं पाया जाता है। देखिए तंत्रिका तंत्र जोक में भी पाया जाएगा, घोंघा में भी पाया जाएगा और टेपवर्म में भी पाया जाएगा।
अमीबा में जो है ना ये तंत्रिका तंत्र नहीं पाया जाएगा। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा अमीबा। ये थे साथियों प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस आपके रेलवे में पूछे गए, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे। आपको ये क्लास कैसा लगा है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, क्योंकि आपके लिए बहुत मेहनत करके क्वेश्चन बनाते हैं, ऐसे नहीं कोई भी क्वेश्चन उठा के डाल दिए। रिसर्च एनालिसिस के बाद आपके लिए क्वेश्चंस तैयार करते हैं जो कि इस बार आपसे पूछे जाएंगे। वीडियो को लाइक करना, दोस्तों के साथ शेयर करना, इससे पहले जो भी क्लासेस मैंने करवाए हैं जाकर देख लेना। विश यू ऑल द बेस्ट। जय हिंद साथियों, वंदे मातरम।